लगभग 200 सालों तक हमारी सोने की चिड़िया के सुनहरे पंख एक एक करके उखाड़ देने के बाद अंग्रेज तो चले गए, पर अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा देश जिसकी 70% से भी ज्यादा जनसंख्या गरीबी और भूखमरी से जूझ रही थी। स्कूल में गणित सीखने के बजाय बच्चे रास्तों पर खाना ढूंढना सीख रहे थे, जिस वजह से भारत के 88% लोग अनपढ़ थे। और जिस देश की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों से पहले 27% हुआ करती थी, उसे पूरी तरह निचोड़कर अंग्रेजों ने 3.9% पर लाकर छोड़ दिया था। आजादी तो मिल गई थी, पर उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसे चुकाते चुकाते भारत को 70 सालों से भी ज्यादा समय लग चुका है। पर अपने इस काले दौर को पलटने का भारत ने ठान लिया था, और देखते ही देखते जिस देश को इंग्लैंड ने अपंग गरीबी में छोड़ दिया था, उसी देश ने 2019 में इंग्लैंड को इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया। और जिसके बाद मानो भारत की रूख एकदम से बदल गई। जहां 70% आबादी गरीबी में जी रही थी, आज वहीं पर वो आबादी कम होकर 20% हो चुकी है। आज 77% भारतीय पढ़े लिखे हैं, जिस वजह से भारत पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, और पहला है अमेरिका, जैसे आपको पता होगा। बट सोचो, हमने अंग्रेजों को उनकी ही भाषा बोलने में पीछे छोड़ दिया है। I live in desert. Oh, in the desert. Yeah, in plastic tent. लेकिन सवाल तो ये है ना कि जिस देश को इतनी बुरी हालत में इंग्लैंड छोड़कर गया था, आज उसी देश ने इंग्लैंड को हर क्षेत्र में इतना पीछे कैसे छोड़ दिया है। और अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो क्या ये पॉसिबल है कि बस कुछ ही सालों में भारत दुनिया का अगला सुपर पावर बन जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, और अगर आप इन सारे सवालों का जवाब और इंडिया की इस तरक्की में किसका हाथ है ये जानना चाहते हो, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडिया 1947 में कैसा था वर्सेस आज कैसा है। 1947 का वो साल ना थोड़ा अजीब था, क्योंकि कुछ साल पहले ही जो लोग आजाद भारत चाहते थे, वही लोग अब दो मुल्कों के लिए नारे लगाने लगे थे। एक तरफ भारत के लोग आपस में लड़ रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने वाले अंग्रेजी सैनिकों को ब्रिटिशर्स भारत का सारा पैसा और अनाज भेज रहे थे, जिसके कारण आम लोगों को तो छोड़ो, अनाज बनाने वालों तक को अनाज का एक दाना नसीब नहीं होता था। वर्ल्ड वॉर 2 तो अंग्रेज जीत गए, पर भारत में होने वाले मसलों पर काबू ना पाने के कारण उन्होंने भारत को घाई घाई में दो हिस्सों में बांट दिया, और फिर दोनों भी देशों को अपने ही हाल पर छोड़कर चले गए। अब बिना किसी सरकार या सेना के दो देशों के इस बंटवारे ने एक बहुत ही खूनी और खौफनाक रूप ले लिया था। एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते वक्त लाखों लोग बेमौत मारे गए, और करोड़ों लोगों ने खुले आसमान को ही अपना छत मान लिया। और कई जिन्होंने खुले और आजाद आसमान में सांस लेने का ख्वाब देखा था, उन्हें तो पता भी नहीं था कि 14 और 15 अगस्त की इस काली रात को शायद वो अपनी आखिरी सांसें लेकर अलविदा होने वाले थे। उस काली रात के बाद भारत की गरीबी बद से बदतर होने लगी थी, जिसकी वजह से भारत के 70% आबादी के पास ना अनाज का एक दाना था और ना सर पर कोई छत। और उसी वजह से उस समय ज्यादातर लोग 32 साल की उम्र तक ही ज्यादा से ज्यादा जी पाते थे। I mean, just imagine 32 years की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन सारे मंजरों को देख कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि शायद अंग्रेजों के राज में भी भारतीयों की इतनी बुरी अवस्था नहीं थी जितनी आजादी और बंटवारे के दौरान हुई है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर हमें अपने देश को एक सुपर पावर बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेसिक एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा। बट बात यही है ना कि चेंज यानी कि बदलाव तो सभी को लाना है, लेकिन किसी को भी बदलाव नहीं बनना है। अब आप भी वो बदलाव बन सकते हो अवेकिजन ऐप के थ्रू। इसमें आपके आसपास कोई भी इश्यूज हो, जैसे कि खराब रोड्स, साफ सफाई नहीं होना, वाटर लॉगिंग, क्राइम रेट्स का बढ़ना, जो भी आप डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो, वो भी दूसरे लोगों के फुल सपोर्ट के साथ। इस ऐप में जाके आपको बस एक इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, और इसमें अपने प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स को मेंशन करना है, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को टैग करना है इस इंप्रूवमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। और इंप्रूवमेंट क्रिएट करते ही इस ऐप को यूज करने वाले दूसरे लोगों को भी नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे वो लोग भी अब इन इश्यूज को फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें और भी फीचर्स है, जैसे आप सिटीजन प्रायोरिटी क्रिएट कर सकते हो, इलेक्शन से पहले जिन इश्यूज को आप सबसे पहले सॉल्व होते देखना चाहते हो, और आप एक सिटीजन कैंडिडेट बन के भी रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आप दूसरे सही पॉलिटिशियंस या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हो, या फिर खुद भी सर्व करके लोगों का सपोर्ट गेन कर सकते हो। सो अभी ये ऐप इंस्टॉल कर लो फ्रेंड्स, और मेरी तरह एक अवेक सिटीजन बन जाओ। बी द चेंज योरसेल्फ।
और जहां भारत इन सारी चीजों से जूझ रहा था, वहीं दुनिया भर के कई देश बड़ी तेज रफ्तार से इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन भारत में चाहकर भी ये उद्योगीकरण लाना मुश्किल था, क्योंकि उस समय 88% लोग अनपढ़ थे और जो 12% लोग पढ़े लिखे थे, उन्हें भी अंग्रेजों ने सरकारी दफ्तरों में किसी बड़े पद पर नहीं बल्कि क्लर्क की नौकरियों पर रखा था। और इसीलिए अगर अंग्रेज नहीं आते तो शायद आज भारत उद्योगीकरण के तौर पर काफी आगे होता, क्योंकि अंग्रेज आने से पहले विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 27% था। यानी हमारी जीडीपी 17वीं सदी में 27% थी, जो 200 सालों के अंग्रेजी राज के बाद सिर्फ 3% हो गई। अंग्रेजों से पहले भारत की 20% जीडीपी के कंट्रीब्यूटर्स थे मसाले, चाय पत्ती, वुड, कॉटन, सिल्क, सोने चांदी, कारीगरी और डिजाइन किए हुए मार्बल्स, पत्थर्स और वुड की चीजें, इन सब का कारोबार जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। पर अपने राज में अंग्रेजों ने इन सारे इंडियन फैक्ट्रीज, कारखानाओं और कंपनीज को बंद कर दिया, और जो लोग अपनी फैक्ट्रीज को बंद नहीं करते, उन फैक्ट्रीज को आग लगाकर राख बना दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज भारत से सारे रॉ मटेरियल्स लेकर इंग्लैंड भेजते थे और वहीं पर उन्हीं मटेरियल से सामान बनकर भारत में ही 3 या 4 गुना ज्यादा दाम में बेचे जाते थे। और फिर अंग्रेजों के जाते ही भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर की अवस्था बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि भारतीयों के पास फैक्ट्री या कंपनियां नहीं थी और लगभग 60% लोगों के पास कमाई का बस सिर्फ एक ही जरिया था, और वो था फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी का ही देश की अर्थव्यवस्था में 54% योगदान हुआ करता था, और इसी वजह से हमारी जीडीपी तभी 3.9% थी वर्ल्ड जीडीपी की। ये सारी समस्या तो थी ही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान अंग्रेजों ने सारे राज्यों को भाषा या कल्चर को मद्देनजर रखते हुए नहीं बांटा था, जिसके कारण लोगों में और ज्यादा कलेश होने लगा था। जैसे कि मुंबई के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के लोग दोनों झगड़ रहे थे, क्योंकि वहां मराठी और गुजराती दोनों बोलने वाले लोग रहते थे। और बस यही सब देखकर पूरी दुनिया का यह मानना था कि बस अपनी इसी विविधता और सही राजनीतिक प्रशासन ना होने के कारण भारत कभी आगे बढ़कर एक विकसित देश नहीं बन पाएगा। पर 1951 में हुए पहले लोकसभा के चुनाव के बाद दुनिया की यह मान्यता और भारत की स्थिति दोनों में कई बदलाव आने वाले थे। सबसे पहला बदलाव तो ये था कि जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर भेदभाव किए बिना हर किसी को वोट करने का समान हक मिलेगा। और सदियों से इन सारी चीजों पर भेदभाव करते आने वाले देश में ये एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम उठाया गया था। और फिर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू सिविल कोड का बिल पास किया, जिसके बाद सारी विधवा औरतों को अपनी पति की संपत्ति पर समान अधिकार मिला। और जवाहरलाल नेहरू की सोच हमेशा से यही रही थी कि भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहिए, और उनकी इसी सोच के कारण भारत में उद्योगीकरण की फिर एक बार जोरों शोरों से शुरुआत हुई, जिसकी वजह से भारत के अर्थव्यवस्था को बढ़ने के लिए और जगह मिली। और इसी के लिए सरकार ने 5 ईयर प्लान की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना और भारत को गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकालना। इस योजना का टोटल बजट था 2378 करोड़, जो खेती बाड़ी, सिंचाई, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब इसके कारण इकोनॉमी हर क्षेत्र में डेवलप हुई, और इस 5 ईयर प्लान का टारगेट ग्रोथ रेट 2.1% था, पर हमने 3.6% ग्रोथ अचीव किया। और इसी के कारण भारत में 1950 के दौरान कई इंडियन इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ, जिसमें से एक था टाटा लोकोमोटिव। ये इंडस्ट्री आजादी के पहले बॉयलर्स और लोकोमोटिव बनाने का काम करती थी, पर उस वक्त भारत में लोकोमोटिव का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था इंग्लैंड, और वो अपने इंडियन कस्टमर्स को टाटा के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो टाटा ने अपने लोकोमोटिव्स और बॉयलर्स को जर्मनी में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और टाटा में बनने वाले बॉयलर्स के कठिन काम के लिए जमशेदपुर से पठानों को बुलाया जाता था। पर वही पठान तो बंटवारे के दौरान भारत छोड़कर भाग गए थे और बॉयलर्स मार्केट में लॉन्च ही नहीं हो पाए। लेकिन फिर दूसरे वर्कर्स को बॉयलर बनाने के लिए ट्रेन करने में काफी टाइम निकल जाता, और ट्रेन करते वक्त पूरी फैक्ट्री बंद ही पड़ी रहती थी। पर फिर टाटा के दरवाजे पर किस्मत ने दी एक दस्तक, और वो दस्तक करने वाली थी जर्मनी की डैमलर बेंज कंपनी। डैमलर बेंज का बिजनेस पूरे जर्मनी में अच्छा खासा फैला हुआ था, पर उन्होंने कभी जर्मनी के बाहर अपने बिजनेस को एक्सटेंड नहीं किया था। और जब उन्होंने एक्सटेंड करने का सोचा तो वो चाहते थे कि उनकी शुरुआत टाटा से ही हो, क्योंकि जर्मनी में टाटा ऑलरेडी लोकोमोटिव का एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था। इसीलिए उन्होंने टाटा से पूछा कि क्या वो ट्रक्स बनाने में इंटरेस्टेड थे। और फिर बस क्या था, इसी एक दस्तक से टाटा मोटर्स की जोरदार शुरुआत हुई,
जिसके बाद वो ना सिर्फ बॉयलर्स और लोकोमोटिव्स बनाते थे बल्कि ट्रक्स, रोड रोलर्स, ट्रैक्टर्स, अर्थ इंजन्स वगैरह जैसे हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स भी बनाने लगे। और टाटा की इसी तरक्की ने गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट लाने की कोशिशों ने भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बीज बोया, जिसके कारण धीरे धीरे भारत में पॉवर्टी की भी रेट इंप्रूव होने लगी, जो 1947 में 70% से सीधा 2019 में 20% तक गिर गई। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और गरीबी कम होने की वजह से हमारी जीडीपी भी 3.9% से लेकर 2021 में एक एस्टिमेटेड 9.5% तक पहुंच गई है। पर आजाद भारत को सिर्फ इकोनॉमिकल सेक्टर में ही डेवलपमेंट नहीं लाना था, बल्कि सोशली भी भारत के समाज को आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और सोशली आगे बढ़ने का पहला कदम है पढ़ाई, जिस वजह से सरकार ने भी संविधान के आर्टिकल 45 में एक डायरेक्टिव पॉलिसी डाली थी, जिसमें 6 से 14 साल की उम्र तक हर बच्चे को एजुकेशन मिलना कंपलसरी है। और इसी पॉलिसी को 2002 में सरकार ने एक फंडामेंटल राइट भी घोषित कर दिया, यानी भारत में 6 से 14 साल के हर बच्चे को एजुकेशन मिलना उसका एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद भारत का भविष्य काफी उज्जवल नजर आने लगा था, क्योंकि 1947 में जहां भारत में सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, आज वहीं पर 77% लोगों को पढ़ना लिखना आता था। और इतना पढ़ाई लिखाई करने की वजह से आज उनके पास खेती बाड़ी ही कमाई का एक अकेला जरिया नहीं, बल्कि वो आज अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग देशों में भी काम करने जा पाते हैं। और वैसे ही एक क्षेत्र है मेडिकल का, जहां इतने बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं कि 74 इयर्स में डॉक्टर्स की संख्या 35,000 से सीधा 8 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और इस वजह से आज मेडिकल के क्षेत्र में भारत भी अलग अलग खोजें और रिसर्चेस करके तरक्की हासिल कर रहा है। और इन्हीं खोजें और तरक्कियों के कारण जो 1947 में लोगों की औसत उम्र 32 साल हुआ करती थी ना, वो आज 69 इयर्स हो चुकी है, यानी डबल से भी ज्यादा। अब अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह लगती है, यानी एक क्षेत्र में होने वाले डेवलपमेंट के कारण दूसरे क्षेत्र में भी डेवलपमेंट आता है। और इसीलिए तो जिस देश को पूरी तरह कंगाल करके इंग्लैंड चला गया था, उसी देश ने 2019 में आर्थिक विकास में इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया। पर अनफॉर्चुनेटली साल 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने बाकी देशों के मुकाबले भारत का ज्यादा नुकसान किया, और इसीलिए 2019 में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5th नंबर पर थे, पर 2020 में हम उनसे पीछे 6th पर आ गए। पर अच्छी बात तो यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार भारत को फिर से 5th पोजीशन पर आने के लिए बस 4 ही साल लगेंगे, और तो और 2030 तक भारत 3rd पोजीशन पर होगा। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इंडिया इतनी सारी तरक्की आजादी के बस 74 इयर्स में ही कर चुका है। I mean, खुद ही देख लो, हमारी जीडीपी 1950 में 2,939 बिलियन रुपीस से आज सीधा 1,40,776 बिलियन रुपीस हो चुकी है। और इन सारी चीजों के पीछे किसी एक चीज या इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि इस तरक्की का कारण है कि हमने लगातार हर क्षेत्र में डेवलपमेंट लाने की कोशिश की, हमेशा पुश करते गए, दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छूते गए, एक साथ मिलकर। और शायद इसीलिए 1998 में अपनी किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगले 2 दशकों में इंडिया वर्ल्ड का अगला सुपर पावर बनेगा। और सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम ही नहीं, पूरी दुनिया के इंडिया से यही एक्सपेक्टेशंस है। पर फिर अचानक से The breaking news is about the confirmed coronavirus. और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। 2020 एक काला बादल की तरह इंडिया की किस्मत और तरक्की के रास्तों पर बरसने लगा। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और मार्च 2020 में अचानक पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया गया, और इसी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण इंडिया की इकोनॉमी बाकी किसी देश की इकोनॉमी से ज्यादा गिरी। अप्रैल और जून के दौरान इंडिया की जीडीपी 23.9% से गिर गई, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से 2020 के एंड तक जीडीपी और 10.3% गिर गई। और ये सेटबैक इतना गंभीर है कि इससे बाहर निकलने के लिए कोविड के बाद इंडिया को कई सदियां लग जाएगी। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस ग्राफ
में जैसे दिखाया गया है वैसे बढ़े तो हम इंडियंस और क्या कर सकते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो फ्रेंड्स। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। हमारे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको और हमेशा अपने नॉलेज को अपडेटेड रख सको। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप पुशिंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।